नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। राम मंदिर के फैसले की बात करें या फिर 3 तलाक का फैसला सुनाने वाली बेंच का हिस्सा रहे अब्दुल नज़ीर, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस हो चुके हैं। 4 तारीख को ही उनका कार्यकाल खत्म हुआ, जिसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से उन्हें आंध्र प्रदेश का गवर्नर बना दिया गया है। जहां एनडीए की सरकार ने पहले भी कई पूर्व जस्टिसों को गवर्नर बनाया है, पर आज वही कांग्रेस जो है वो लगातार सवाल उठा रही है अब्दुल नज़ीर के आंध्र प्रदेश के गवर्नर बनने के बाद। आज इसी पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए और विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब देने के लिए मौजूद हैं हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से ही एडवोकेट उमेश शर्मा जी। सर, आप किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे बवाल को कि जहां एक तरफ अब्दुल नज़ीर को आंध्र प्रदेश का गवर्नर बनाया गया है, वही विपक्षी पार्टियां और कांग्रेस ज़्यादातर ये कह रही है कि ये फैसला जो है वो लोकतंत्र से लेकर संविधान का चीरहरण करने वाला है। देखिए, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए ऐसी वाहियात और बेबुनियाद और बिना सिर पैर की बात, तर्कसंगत ये बात है नहीं। ऐसी बेहुदा बात कर रहे हैं। हमारे देश में परंपरा रही है, आप देखें तो स्वाधीनता संग्राम में भी अधिवक्ता और जज सभी उसमें भाग लेते रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद से जो कांग्रेस आज कह रही है, ये अपने गिरेबान में झांक कर देखे। इन्होंने भी जो भी जजेस रिटायर होते रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, उनको राज्यसभा में भेजा है, बहुत सारे कमीशंस में रखा है। और ऐसा ही नहीं है, यूपीए का मुंह तो काला तब हो जाता है जब ये भी उनके ऊपर चार्ज लगा कि उन्होंने एक ख़ास सुप्रीम कोर्ट के जज से रिपोर्ट अपने हिसाब से बनवाई जो बॉम्बे के दंगों से संबंधित है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी बातें बोल रहे हैं। हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट काम करती है। और अगर सुप्रीम कोर्ट के कोई जज हैं जो क्वालिफाइड हैं, जिनके बारे में जिनकी जजमेंट सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और ये लग रहा है कि समाज को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, राजनीतिक परिदृश्य को भी समझ सकते हैं, लॉ को तो वो जानते ही हैं, तो उस हिसाब से अगर ये कोई कदम उठाया गया है, उनको राज्यपाल बनाया गया, तो ये कोई पहली बात तो है नहीं। इसके पहले भी कितने सैकड़ों लोगों को बनाया जा चुका है। तो इसमें कोई कमी ढूंढना है, इसका मतलब विपक्ष के पास कोई विषय नहीं है। उनका मानसिक दिवालियापन दिखाई दे रहा है कि ऐसी छोटी छोटी बातों को एक प्रबुद्ध वर्ग के इंसान को जब बनाया गया है गवर्नर, तो उस पर ये क्वेश्चन उठा रहे हैं। ये बहुत ही गलत बात है, इसकी हमें पूरी जितनी भर्त्सना हो सके करनी चाहिए। ये बिल्कुल वाहियात बात है। सर, चाहे फिर फातिमा बीबी हो या फिर इसके अलावा सदाशिव की बात करें, पहले भी कई गवर्नमेंटों के द्वारा पूर्व जस्टिसों को इस तरीके से गवर्नर बनाया गया है। और आज कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियों को प्रॉब्लम क्या है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि 3 तलाक से लेकर नोटबंदी और राम मंदिर का फैसला जिस बेंच ने सुनाया था उसका हिस्सा रहे थे अब्दुल नज़ीर। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि अब्दुल नज़ीर साहब के जो चरित्र पे ये क्वेश्चन उठा रहे हैं, वो प्रैक्टिकली लीगल सिस्टम में पॉसिबल नहीं है। वो बेंच का एक हिस्सा थे। उनकी जजमेंट इस विषय पर ऐसा है जिसको कि लोग मान रहे हैं कि वो सरकार के फेवर में है। ऐसा कुछ नहीं है। वो बिल्कुल कानूनी रूप से जो भी चीज़ें, जो विषय है, उसको कानून की समीक्षा करते हुए उस विषय पर उन्होंने जजमेंट किया है। और चूँकि वो उस बेंच का पार्ट रहे हैं, अगर वो फेवर करें या अगेंस्ट करें, तो वो डायरेक्टली जजमेंट, उनके द्वारा कोई डायरेक्ट जजमेंट नहीं डिलीवर किया गया है। वो उस बेंच का हिस्सा रहे हैं। और मेजॉरिटी जो जजेस ने जो जजमेंट दिया, मेजॉरिटी का व्यू यही रहा है। इसलिए अकेले उनको सिंगल आउट करके उनके बारे में ऐसे क्वेश्चन मार्क, उनके जजमेंट्स के बारे में ऐसे क्वेश्चन मार्क लगाना और उनके द्वारा जो भी आदेश किए गए हैं उसके बारे में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे देश की जुडिशरी बिल्कुल स्वतंत्र है। जब ये जज रहे हैं तो इन्होंने खुले कोर्ट में सुनवाई की है और खुले आम तौर पर अपना ऑर्डर लिखा है। कोई भी सीक्रेट डील कहीं से नहीं हो ही नहीं सकती, होती भी नहीं है। तो इस तरह का इल्ज़ाम लगाना कि इन्होंने सरकार के इशारे पे या सरकार को फेवर देने के लिए ऐसा किया, ऐसा नहीं है। अगर फेवर दिया है तो मैं दावत देता हूं कांग्रेस के लोगों को या जो भी लोग विपक्ष में, जो भी लोग ऐसी वाहियात बातें कर रहे हैं, कि वो आए और चैलेंज करें और लीगल रूप से दिखाएं कि ये जजमेंट गलत है और इसको इन ग्राउंड्स पर चैलेंज होना चाहिए और चैलेंज करके वो उसको रिवर्स करा के दिखाएं। ऐसा मुझे होता हुआ दिखता नहीं है। इसलिए ये सिर्फ विषय को उलझाने के लिए, सब्जेक्ट के ऊपर एक खामखा की कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए ऐसी बातें की जा रही हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण है।
और अगर गौर से देखा जाए कानूनी रूप से ये एक कंटेम्प्ट भी है कि आप एक जज ने जब जो ऑर्डर किए हैं उस जुडिशियल ऑर्डर के ऊपर छींटाकशी आप कर रहे हैं इस तरह से, ये गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा हर पॉलिटिकल पार्टी को बचना चाहिए। अब कोई प्रबुद्ध वर्ग का आदमी कहीं से आएगा तो वो कोई डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा, एडवोकेट होगा, जज होगा, पत्रकार होगा और हो सकता है वो आपकी विचारधारा का हो सकता है वो विचारधारा का नहीं भी हो। फिर भी अगर सरकार ने, ऐसे उदाहरण खूब देखे गए हैं कि सरकार ने फिर भी उनको जिम्मेवारी दी है, उनको चुना है, गवर्नर बनाया है, मिनिस्टर बनाया है, बहुत सारी दायित्व दिए गए हैं, तो वैसे में उसको बोलना कि ये सरकार द्वारा फेवर लेने के लिए ऐसा इन्होंने किया या पहले का इनका कार्यकाल गलत रहा, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे बचना चाहिए। हमारी डेमोक्रेसी में ऐसी चीज़ों के लिए जगह नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। सर, 13 राज्यों के गवर्नर बनाए गए हैं, चेंज किए गए हैं, केंद्र सरकार की तरफ से 6-7 लोगों को और भी गवर्नर बनाया गया है, तो विपक्ष की तरफ से सिर्फ अब्दुल नज़ीर को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? ये विपक्ष के पास कोई विषय है नहीं। विपक्ष अपने जो इनके अपने दूषित मानसिकता है, जो अपने समय में इन्होंने जो गलतियां की हैं, जो गड़बड़ियां की हैं, उस हैंगओवर से ये बाहर नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए इनको लगता है कि इसमें घपला किया गया होगा या इसमें गड़बड़ी है। ऐसा नहीं है। गड़बड़ी जब इन्होंने किया, नंगा नाच किया, किसी भी रिटायर्ड जज को राज्यसभा भी अपनी पार्टी के रोल पर लेकर किया, वो पहले भी पार्टी के मेंबर रहे हैं, तो उस तरह से ये सब चीज़ें इनके दिमाग में अगर अब आ रही है तो ये इनका मानसिक दिवालियापन है और कुछ नहीं है। इसके अलावा कहीं कोई गड़बड़ी मुझे नहीं नज़र आती। किसी भी लोगों को, किसी भी तरह के लोगों को कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही है। ये बिल्कुल हेल्दी है, बिल्कुल ट्रेडिशन वाइज है, हमारी पास प्रैक्टिस रही है और इस तरह से ये होता रहता है और होता रहना चाहिए, क्योंकि हमें सौभाग्य से ऐसे लोग मिलते हैं जो इतने समझदार हैं, जो हमारे सामाजिक परिवेश को, हमारे राजनीतिक परिवेश को, हमारे धार्मिक परिवेश को, हमारे कानूनी परिवेश को, सबको मिक्स रूप से, एक मिश्रित रूप से उनको देखकर, समझकर और समाज के लिए कुछ अच्छा करने का उनके अंदर जज्बा है। तो ये स्वागत के लायक कदम है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। आज अगर अब्दुल नज़ीर को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं तो सबसे पहले 3 तलाक की बात नहीं की जा रही है, नोटबंदी की बात भी नहीं की जा रही है, सिर्फ की जा रही है राम मंदिर का फैसला सुनाने वाली बेंच का, जिसका हिस्सा अब्दुल नज़ीर भी रहे थे। तो सर, ये क्यों कहा जा रहा है कि बीजेपी के फेवर में वो फैसला था? जब पुरातत्व के विभाग की जो रिपोर्ट थी, तमाम तथ्यों के आधार पर फैसला सुनाया गया था, तो फिर इस तरीके से कोर्ट क्यों किया जा रहा है कि राम मंदिर का फैसला सुनाया था इसीलिए इनाम दिया गया है? ये देखिए, इसके बारे में कोई भी छींटाकशी करने से पहले हमको ये सोचना होगा कि ये एक तर्क संगत, कानून संगत फैसला था जो कानून के अनुसार से किया गया है और हाई कोर्ट की जजमेंट को यहाँ पर देखा गया, समझा गया, उसकी अपील को सुना गया और जो भी कानूनी पहलू थे, पक्ष थे, सबको सुना गया है और तब जाकर ये फैसला दिया गया है। और अब्दुल नज़ीर साहब उस बेंच का एक हिस्सा मात्र थे। ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने ऐसा कोई जजमेंट अपने आप लिखवाया हो, अकेला जजमेंट हो, ऐसा नहीं है। और जो भी उन्होंने किया वो उस समय के कानून के परिप्रेक्ष्य में किया और जो फैक्ट्स थे उसके हिसाब से किया। तो ऐसा इल्ज़ाम लगाना, ऐसा बातें बनाना, ये मनगढ़ंत है, दुर्भाग्यपूर्ण है। जजेज जब भी काम करते हैं तो फाइल में जो फैक्ट्स आए हैं उससे संबंधित जो कानून लागू होता है उसके बारे में फ़ैसला करते हैं और कोई भी चीज़ जजेज नहीं देखते। क्योंकि आपने देखा होगा सिंबॉलिक रूप से कानून के आंख पर पट्टी बंधी हुई है, तो बाहर की दुनिया को नहीं देखती है, जो रिकॉर्ड में उनके सामने आया हुआ है उस हिसाब से फैसला देती है। तो ऐसे चार्ज लगाना अब या ऐसी बातें बोलना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत अनफॉर्चुनेट है और ये विपक्ष को चाहिए कि ऐसी चीज़ें करने से ये बचे, नहीं तो हमारे डेमोक्रेसी में इन चीज़ों के, दुर्भावनापूर्ण चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।